हेलो गाइस, आज हम कपल ऑफ कुकूज के एपिसोड 54 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नागी और एरिका दोनों ही एक दूसरे के प्यार में हैं और दोनों को ये बात पता भी चल गई थी। तो नागी ने एरिका का हाथ पकड़ा था और कहा था चलो डैड के पास चलकर बात करते हैं। और अब वो दोनों एक कार में एरिका के डैड से मिलने जा रहे थे और एरिका नागी को बताती है कि डैड ने फेस्टिवल से पहले मुझसे बात करी थी और उन्होंने बोला था कि वो हमारा साथ रहना बंद करने वाले हैं। नागी कहता है मुझे लगा ही था और एरिका कहती है तो मतलब हम डैड से मिलने जा रहे हैं क्योंकि तुम ये नहीं चाहते, यही बात है ना। नागी कहता है हाँ शायद, और वो आगे बोलता है इतनी सब चीजें होने के बाद अब तो हमें थोड़ी फ्रीडम मिली थी। और एरिका स्माइल करते हुए कहती है चलो सही है, मैंने एक बार पहले भी डैड से इस बारे में बात करी थी, पर इस बार तुम मेरे साथ हो तो मैं चैन की सांस ले सकती हूँ क्योंकि मैं इसके बारे में खुद डैड से बात नहीं कर पाऊंगी। और नागी सोचता है मुझे पता था डैड के साथ इसका रिलेशन कुछ ठीक नहीं है, पर ये इतना बुरा होगा ये नहीं सोचा था। और अगले सीन में हम दोनों को एक बोट पे देखते हैं और दोनों ही हैरान थे कि हम एक बोट में क्यों हैं। और वो पूछते हैं हम कहाँ हैं। एरिका के डैड बताते हैं टोक्यो में। वो बोलते हैं सॉरी बच्चों, ये अरेंजमेंट इतना अचानक हुआ और मैं इस काम को मना भी नहीं कर सकता था, तो मुझे तुम्हें भी इस बोट पे बुलाना पड़ा। नागी कहता है कौन सा काम। एरिका के डैड बोलते हैं एक्चुअली मैं यहाँ पे भी एक होटल बनाने की सोच रहा हूँ। और नागी कहता है तो आप ओशन में भी अपना होटल खड़ा करना चाहते हैं। और एरिका के डैड बोलते हैं होटल को बैठने और रिलैक्स करने के अलावा और भी बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करने की जरूरत है। मुझे लगता है ये बेस्ट होगा कि होटल किसी तरह का एंटरटेनमेंट वैल्यू भी दे। और किसी दिन मैं अंडर सी होटल बनाने की भी सोचूंगा और जापान के बाहर तो इस पे काम भी चल रहा है। और नागी सोचता है अगर ऐसा चलता रहा तो इनकी काम की बातें तो कभी खत्म ही नहीं होगी। और इसीलिए वो एक्सक्यूज मी बोलता है और बोलता है मुझे एरिका से पता चला कि आप हमारा साथ रहना बंद करने वाले हैं, पर हम अभी अलग नहीं होना चाहते। एरिका के डैड कहते हैं ऐसा लगता है, पर एरिका बीच में बोलने लगती है और उन्हें कहने नहीं देती। वो बोलती है मैंने आपको बताया था ना मैं नागी के लिए क्या फील करती हूँ। और फिर एरिका के डैड नागी से कहते हैं तुम्हारा क्या नागी, तुम एरिका के लिए क्या फील करते हो। और नागी कहता है मैं भी सेम फील करता हूँ, मैं एरिका में रोमांटिकली इंटरेस्टेड हूँ। और एरिका के डैड जोर जोर से हंसने लगते हैं और एरिका कहती है ये पहली बार है जब मैं डैड को हंसते हुए देख रही हूँ। और एरिका के डैड कहते हैं चलो डिनर कर लेते हैं। और अगले सीन में सर्वेंट डिनर लगा रहा था और नागी एरिका के डैड से पूछ रहा था क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया। और एरिका के डैड कहते हैं सॉरी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ये बोलोगे। और आगे वो कहते हैं तो एक यंग मैन और वुमेन ने आधा साल एक छत के नीचे रहने के बाद ये कंक्लूजन निकाला है। नागी और एरिका एक दूसरे को देख रहे थे और एरिका के डैड बोलते हैं तुम दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा था तो मैंने सोचा तुम दोनों का साथ रहना बंद कर देते हैं, पर अब क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के प्रति अपने लव को डिस्कवर कर रहे हो तो तुम दोनों को अपना कीमती वक्त एक स्टूडेंट बनकर वेस्ट नहीं करना चाहिए। और नागी सोच रहा था डैड को कुछ हुआ है क्या हर लड़का लड़की के बीच ये सब इतनी तेजी से होता है। एरिका भी सोच में डूबी हुई थी और एरिका के डैड बोलते हैं तुमने आधे साल साथ रहने के बाद एक दूसरे की फीलिंग्स को नोटिस किया तो कैसा रहेगा इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ और कुछ टाइम एक दूसरे से दूर रहो। नागी चौंक जाता है और एरिका के डैड कहते हैं और मेरे पास एक प्रपोजल भी है, मैं चाहता हूँ कि नागी तुम मेरे किसी होटल में वर्क करो और मैनेजमेंट का काम सीखो। और एरिका मैं चाहता हूँ तुम अब्रॉड जाकर स्टडीज करो जिससे तुम अपनी एक्टिविटीज ग्लोबली कर सको। नागी और एरिका दोनों के पसीने छूट रहे थे और एरिका के डैड कहते हैं तो प्रपोजल कैसा लगा। और नागी सोचने लगता है ये हमारा साथ रहना तो बंद करवा ही रहे हैं, हमें इतना दूर भी कर रहे हैं, क्या इन्हें हमारी शादी कराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। और एरिका कहती है बिल्कुल मॉम और डैड की तरह, उनकी भी शादी कल्चरल फेस्टिवल के बाद के 10 साल तक नहीं हुई थी, है ना। एरिका के डैड कहते हैं सही कहा, कॉलेज के बाद जब हम सोसाइटी के एक प्रोडक्टिव मेंबर बन गए थे तब जाकर हमने शादी करी थी। और एरिका स्माइल करते हुए पूछती है उससे पहले क्या हुआ था। और एरिका के डैड बोलते हैं हाई स्कूल के दौरान लोग हमारी रिलेशनशिप का मजाक उड़ाया करते थे क्योंकि एक प्रिंसेस और एक कंगाल लड़का पूरी तरह से मिसमैच जोड़ी थी। और वो बोलते हैं पर हमें डेटिंग करते हुए 4 साल हो गए थे, उसके बाद हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ना स्टार्ट किया था और किस को आई थिंक 4 साल लग गए थे। और अब नागी के पसीने छूट रहे थे और एरिका तो स्माइल कर रही थी। और एरिका कहती है मुझे तो ये अच्छा लगा, मैं भी अपने लव को इसी तरह से पाना चाहती हूँ। और नागी का फेस लाल हो जाता है और वो सोच रहा था तो एरिका को इस तरह का रोमांस पसंद है। और एरिका के डैड कहते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा जब तुम दोनों मुझसे ये कह पाओगे कि तुम एक दूसरे से प्यार करते हो।
एरिका थोड़ी शॉक हो जाती है और डैड कहते हैं मुझे भी लगा था कि तुम भी हमारी तरह ही हो क्योंकि तुम दोनों भी हाई स्कूल स्टूडेंट्स ही हो। और एरिका थोड़ा शर्मा रही होती है और एरिका के डैड बोलते हैं तुम दोनों को ऐसे देखने के बाद मुझे अपनी याद आ गई जैसे मैं बहुत टाइम पहले हुआ करता था, बहुत ज्यादा ईगर और एंशियस। और रही तुम्हारे साथ रहने की बात तो देखते हैं सब कैसा होता है। और अगले सीन में हम एरिका को बोलते हुए सुनते हैं नागी यहाँ आओ, देखो यहाँ एक शार्क है। नागी कहता है नहीं, ये बस एक बहती हुई लकड़ी है। और एरिका कहती है वैसे तुम्हें पता है मैं खुश हूँ कि तुम मेरे साथ यहाँ हो क्योंकि तुम ऐसे बात कर रहे थे जैसे तुम पक्का इरादा कर चुके थे। आज पहली बार मैं अपने डैड से बात कर पाई कि मैं कैसा फील करती हूँ। और नागी थोड़ा शर्माते हुए कहता है सही कहा, और अब से तुम उनके सामने आराम से बात कह पाओगी। एरिका कहती है सही कहा। और एरिका के डैड उन्हें पीछे से देखते हुए कहते हैं हर किसी को अपनी लाइफ के इस लंबे जीवन में होने वाले अल्टीमेट एडवेंचर के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। और आगे वो बोलते हैं ये सही टाइम है अगला कदम बढ़ाने का, बस ऐसा ना हो कि इनके दिलों का ब्रिज डगमगाने लगे। और इधर एरिका कहती है तो नागी हम फिर से स्टार्ट करते हैं। और वो थोड़ा शर्माते हुए और हंसते हुए कहती है आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। और नागी भी शर्माते हुए कहता है मैं भी। और दोनों हाथ मिलाते हैं और बोलते हैं तुम इस स्टोरी की पेज को डेडिकेट नहीं करोगे। और अब होती है एक नई सुबह और सीन आता है एरिका के घर का। और एरिका बोल रही थी नागी मैं स्कूल चलने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। नागी बुक पढ़ रहा था और कहता है ठीक है। एरिका कहती है तुम्हें चलना नहीं है क्या, मैंने तुम्हें बोला था ना हमें साथ जाना चाहिए। नागी हैरान हो जाता है और एरिका कहती है सब ठीक होगा, आफ्टर ऑल M1 की परफॉर्मेंस के बाद सबको सच्चाई का पता है। नागी सर पे हाथ मारता हुआ कहता है सही कहा। और वो सर पकड़ के बोलता है मतलब लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें बना रहे होंगे, मैं ये नाइटमेयर दोबारा से नहीं चाहता, मेरी स्कूल लाइफ के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और एरिका कहती है चिंता मत करो सब ठीक होगा। नागी कहता है सच में। एरिका कहती है सबको तुम पे दया आ रही होगी। और नागी तो इसको भी इमेजिन करने लगता है। और फिर वो दोनों स्कूल पहुंचते हैं और 2-3 लड़के नागी को देखते हैं और एक बोलता है कितने शर्म की बात है नागी, तुमने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था सिर्फ इस जोक के लिए और तुम्हें मिला क्या सस्पेंशन, ये सब कुछ तुमने बस डिस्क्वालीफाइड होने के लिए किया था। और दूसरा बोलता है मुझे तो लगा था ये सस्पेंशन वाली बात भी पुरानी कहावतें हैं। और तीसरा बोलता है तुमने अच्छा किया है। और नागी हैरान था, वो सोचता है ये सच में मुझ पे दया दिखा रहे हैं क्या। और एरिका उसे धीरे से बोलती है लगता है किसी ने उस दिन वाली बात पे बिलीव नहीं किया, तो हमें भी ऐसे ही रिएक्ट करना चाहिए जैसे वो बर्थ पे स्विच होने वाली बात सच में एक जोक थी और वो पीछा करने वाला लड़का भी प्लान का ही हिस्सा था। नागी कहता है ठीक है। और एरिका कहती है फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होने वाला है, सी यू लेटर। और वो चली जाती है। और नागी जैसे जैसे स्कूल के अंदर जाते जा रहा था हर कोई उसी की बातें कर रहा था, क्या तुमने नागी के बारे में सुना। और एक तो नागी से बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने एरिका के क्लोज आने के लिए ये सब किया। दूसरा कहता है तुम्हें पता है मैं भी एरिका पे एम करके बैठा हूँ। तीसरा कहता है मैं भी। और चौथा कहता है मुझे भी M1 में कुछ ऐसा ही करना चाहिए था। और नागी सोचता है चलो सब ठीक ही है कि किसी को भी इस बात पे बिलीव नहीं हुआ। और अब वो लॉकर रूम में होता है और सोच रहा था तो अब हम दोनों के लिए स्कूल लाइफ इजी बन गई है। और वो सोचता है एरिका की मॉम सच में कमाल की है, उन्होंने दोबारा कर दिखाया। और फिर वो सोचता है नहीं ये बात नहीं है, मैं ही इतना इंट्रोवर्ट हूँ कि इसको आसानी से संभाला जा सकता था। चलो जो भी हो अब मैं खुश हूँ कि मैं अकेला हूँ। और तभी हीरो उसके पास आकर उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। नागी डर जाता है और शर्माते हुए दूसरी तरफ घूम जाता है और हीरो को गुड मॉर्निंग बोलता है। और हीरो कहती है आज थोड़ा लेट हो गए। नागी कहता है तुम्हें ऐसा लगता है। और हीरो के दोस्त उसे बुलाने लगते हैं और हीरो जाते हुए बोलती है जल्दी मिलते हैं। और अब नागी अपना लॉकर बंद करते हुए सोचता है कुछ तो गड़बड़ है मेरे साथ, मैं हीरो की आंख में देखकर बात क्यों नहीं कर पाया। और तभी उसके लॉकर से एक नोट गिरता है और ये नोट हीरो ने लिखा था। और राइटिंग सच में माशाल्लाह है, पर मैंने इसे समझने की पूरी कोशिश करी है और जितना मुझे समझ आ रहा है हीरो ने नागी को कांग्रेट्स लिखा है। वो कहती है बहुत दिन हो गए पर अब हम स्कूल के बाद स्टडी सेशन कंटिन्यू करेंगे। और नागी उसे पढ़कर खुश हो जाता है और वो उसे बैग में रखता है। और फिर उसे आवाज आती है 2 लड़कियां बात कर रही थी कि तुमने सुना क्या हीरो और शियोन की डेट के बारे में। नागी को झटका लगता है और वो लड़कियां कह रही थी ये M1 की वजह से ही हुआ है। हीरो को सब कुछ मिल गया और अब नागी स्पोर्ट्स रूम में था और कपड़े चेंज कर चुका था और एक पल सोच रहा था ये इम्पॉसिबल है और खुश हो रहा था और अगले ही पल सोच रहा था वो दोनों परफेक्ट हैं और घबरा रहा था। और फिर वो काम डाउन होकर फुटबॉल खेलने चले जाता है और वहाँ पर शियोन से इसके बारे में पूछता है पर शियोन तो हंसने लगता है। और नागी कहता है ये ट्विस्टेड स्माइल क्यों कर रहे हो। शियोन कहता है ये पहली बार है जब तुम मेरे पास आए हो। और वो किक करते हुए कहता है
मैं पहले से ही जानता हूँ तुम हीरो के लिए क्या फील करते हो, पर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। और वो फुटबॉल जो शियोन ने किक करी थी वो डायरेक्ट नागी के फेस पे लगती है और नागी के नाक से खून आने लगता है, पर वो स्माइल करते हुए कहता है तो इसका मतलब, और शियोन के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है ऐसा एटीट्यूड। और अब हीरो और नागी पहले की तरह ही अपने स्टडी सेशन को कंटिन्यू कर रहे थे और नागी उससे शियोन के बारे में पूछता है और हीरो हंसते हुए कहती है वेल सही में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ना। और थोड़ी देर दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता और फिर नागी कहता है अच्छा ही हुआ, और ये बोलते हुए वो जमीन पे गिर जाता है और हीरो पूछती है क्या तुम ठीक हो। नागी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और नागी उठता है और चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारा एक फियांसे होते हुए तुम किसी को ऐसे डेट नहीं कर सकती और करना भी नहीं चाहिए। हीरो के पसीने छूटने लगते हैं और वो कहती है तुमने जो भी कहा वो सच है, मैं उसे डेट कर रही हूँ और ये शायद उस M1 की परफॉर्मेंस करने की वजह से ही हुआ है। क्या तुम इस सिचुएशन को हैंडल करने में मेरी मदद करोगे। नागी कहता है हाँ, और वो कहता है पर तुमने M1 में कहा था ना वो तुम ही हो जिसने सबको चौंका दिया, तो तुम उस टाइम अपने विड्रॉ करने के इंटेंशन को भी मुझे बता रही थी। हीरो कहती है मुझे लगा ही था तुम समझ जाओगे। वो कहती है हमारे बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और नागी पढ़ते हुए कहता है ये सुनकर अच्छा लगा। और आगे हीरो कहती है पर तुम्हें पता है जो तुमने पहले कहा कि जब आपका कोई फियांसे हो तो आप किसी को डेट नहीं कर सकते, तो अगर शियोन मेरा फियांसे हुआ तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और नागी चौंक जाता है और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चलेगा क्या शियोन सच में हीरो का फियांसे है और क्या वो उसे डेट कर रही है, और नागी और हीरो के रिलेशनशिप का क्या होने वाला है। तो सब कुछ अच्छे से जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।